सुनने काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 की तारीख पे नजर रखिए जब ये तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। तैयारियां उसी स्तर पे चल रही है, डिप्लॉयमेंट से लेके रणनीति उसी तरह से बनाई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र पे, संविधान के प्रति आस्था जताने वाले जो नक्सली हैं, जो समर्पित नक्सली हैं, वो विधानसभा भवन पहुंचते हैं, लोकतंत्र के उस मंदिर में पहुंचते हैं जहां से नियत और नीति निर्धारित की जाती है। वहां पे जाके बकायदा वो कार्रवाई को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसे चलता है। सवाल ये कि क्या केवल जंग के मोर्चे पे ही तैनाती से ये समस्या समाप्त होगी या फिर विचारधारा में परिवर्तन के लिए, मनोस्थिति में परिवर्तन के लिए ऐसे पहल, ऐसे प्रयोगों को सराहना की जाए। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक यात्रा में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ रहा है। विधानसभा का बजट सत्र आंकड़ों के लेखा जोखा के साथ बदलते बस्तर की जीवंत तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। कल तक जंगलों में भटकने वाले जो हाथ हथियारों से बंदूक की भाषा लिखते थे, आज वही विधानसभा की दहलीज पर लोकतंत्र की गरिमा को नमन कर रहे हैं। पहले 27 फरवरी को 120 और अब 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों का सदन की कार्यवाही देखना इस बात का प्रमाण है कि विकास की मुख्यधारा अब बारूद की गंध पर भारी पड़ रही है। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने किया विधानसभा का भ्रमण। 27 फरवरी को 120 नक्सलियों ने किया था सरेंडर। पहली बार विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे सरेंडर नक्सली। 1 करोड़ का इनामी रूपेश और झीरम हमले का मास्टरमाइंड 25 लाख का इनामी चेतू भी शामिल। 18 मार्च को 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने विकास की मुख्यधारा को देखा। गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत में जताया सरकार का आभार। बीजेपी बोली सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मिल रही सफलता। कांग्रेस बोली पहल की सराहना, लेकिन आदिवासियों का हक मिले। छत्तीसगढ़ में पूर्व नक्सलियों के साथ सरकार की इस पहल की सराहना हो रही है। सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के संकल्प को पूरा करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल दाग रहा है। विधायक कुंवर सिंह निषाद का कहना है कि ये पहल सराहनीय तो है, लेकिन आदिवासियों के साथ छल हो रहा है। बस्तर के आदिवासियों के साथ न्याय होना चाहिए। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहने जो भटक गए थे, अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। विधानसभा में इन सबने मिल बैठ करके लोकतंत्र के इस बड़े स्थान को अपनी आंखों से देखा है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सारे ही पुनर्वासित जो लोग हैं वो आकर के विधानसभा देख रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सली यहाँ पर आए थे विधानसभा की कार्रवाई देखने और सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर अपनी नए जीवन की शुरुआत करने की पहल में है। हम तो चाहते हैं इनका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार नक्सली से पीड़ित आदिवासी परिवार, जिनके घर उजड़ गए, जिनका आशियाना उजड़ गया, जिनके परिवार चले गए, उनके लिए सरकार अभी तक ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, क्यों उसके लिए ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर इन दिनों सियासी बिसात का सबसे अहम केंद्र बन गया है। विष्णुदेव साय सरकार पुनर्वास और विश्वास की दोहरी रणनीति से नक्सलवाद के तिलिस्म को तोड़ने की कवायद में है। हाल ही में पूर्व नक्सलियों का लोकतंत्र के गलियारों तक पहुंचना भी एक बड़ा संदेश है। सत्ता पक्ष इसे अपनी नीतिगत विजय और हृदय परिवर्तन के स्वर्णिम अध्याय के रूप में पेश कर रहा है। वहीं विपक्ष ने इस पहल की सराहना तो की, लेकिन आदिवासी अस्मिता और उनके मूल अधिकारों का प्रश्न दागकर सियासी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि कैसे लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोग एक समय में अब समर्पण करने के बाद विधानसभा के दहलीज तक पहुंचे। अब बाकायदा उन्होंने देखा कि क्या कुछ
लोकतंत्र कैसे चलता है। चलिए सीधे चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। राजनीति पत्रकारिता को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी स्वागत है। बस्तर पे विशेष पकड़ रखने वाले, साहित्य के माध्यम से लिखने पढ़ने वाले वरिष्ठ साहित्यकार राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जिस वक्त संविधान को दरकिनार करके बंदूक उठाई गई थी, आज वही हाथ वही आंखें संविधान सभा में, मतलब विधानसभा में पहुंच के लोकतंत्र की प्रणाली को, प्रक्रिया को देखती है। क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब भी माओवाद की विवेचना करते हैं तो वो एक समानांतर व्यवस्था की तरह हमारे सामने आई है। जो लोग कथित क्रांति का दावा करते रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं या हमको इस व्यवस्था को बदलना है। और तब एक विवेचना हमेशा सामने होनी चाहिए कि दोनों में से बेहतर व्यवस्था कौन सी है। आपने 4 दशक तक बस्तर क्या देश के बहुत सारे हिस्सों को आपने वो समानांतर व्यवस्था का चूरन दिखा करके लोगों का जो है जीवन अजीर्ण कर दिया, अपने वनवासी क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और अब जब वह स्थिति आई है कि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, तब चूंकि पुनर्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि जिन्होंने लंबा समय माओवाद के साथ गुजारा है, तो वो यह देख तो पाए कि समानांतर व्यवस्था किस तरीके की है। हमारी आज की जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, वो लोगों को किस तरीके की समानताएं देता है। लोकतंत्र में किस तरीके से विमर्श की सुविधा है, किस तरीके से एक एक जो बिंदु है उस पर हमारे जो विधायक हैं वो बहस करते हैं, बहस करने के उपरांत जो है बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं। जबकि यदि हम वामपंथ की बात करते हैं और वामपंथ आधारित किसी भी व्यवस्था की बात करते हैं, तो मूल रूप से तो वो एक तंत्रात्मक व्यवस्था है। न तो पुतिन कभी हटने वाले हैं, न तो शी जिनपिंग कभी हटने वाले हैं, और न ही जो वामपंथी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शासनाध्यक्ष हैं उन्होंने कभी अपना सिंहासन छोड़ा है। लेकिन लोकतंत्र ऐसा है जहां की लोक को वह सुविधा है। तो हमको और आपको आज जो है देखने या विवेचना करने का बहुत खूबसूरत समय इस जो सरकार ने भी दिया है इन लोगों को विधानसभा में लाने के बाद, यह दिखाकर कि समानांतर व्यवस्था का जो दावा करने वाले लोग थे, जिन्होंने इस बदलाव का दावा किया था कि हम दुनिया बदल देंगे, क्रांति ला देंगे, उथल पुथल ला देंगे, वो भी आज उस मुहाने पर आ गए हैं जो इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र हमारी सबसे अच्छी बात कही कि साहब लोकतंत्र में समानांतर व्यवस्था चलाने का दावा करने वालों ने वास्तविक व्यवस्था क्या होती है उसका आज दर्शन कर लिया। अनिल जी क्या कहेंगे, क्या आपकी टिप्पणी, क्या माना जाए इस पहल को और इसका असर क्या होगा? देखिए, बस्तर को नक्सल मुक्त करने की जो डेडलाइन है रमन विष्णुदेव साय सरकार की, वो अब करीब आ रही है और लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण होना। कल ही हमने देखा कि सैकड़ों नक्सलियों ने कल भी आत्मसमर्पण किया है। नक्सली कमांडर तो लगभग अब खत्म हो गए हैं। तो ये इसके पीछे का जो मकसद है सरकार का, वो ये है कि नक्सली जो है लोकतंत्र की धारा में आए और वहां रह करके जनता की सेवा करें और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़े। और यदि लोकतंत्र की सेवा करना है तो लोकतंत्र का जो मंदिर होता है वो विधानसभाएं होती हैं। तो नक्सलियों को, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनको विधानसभा का भ्रमण करा के सरकार उनसे ये संदेश देना चाहती है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहां से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और आपको इस प्रक्रिया के हिसाब से चलना चाहिए। नक्सलियों ने भी देखा होगा, उनको लगा होगा कि हाँ ये अच्छी प्रक्रिया है, निर्वाचित होकर के विधायक बनिए, जनता की आवाज उठाइए, क्षेत्र में विकास कीजिए और जनता के दिल में उतरिए। तो ये एक प्रक्रिया थी। लेकिन और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हमने देखा, अवधेश आपने भी देखा है कि विधानसभा में ये दूसरा तीसरा दल था जब उसने विधानसभा की कार्रवाई को देखा। गृह मंत्री विजय शर्मा को भी शुभकामनाएं कि उन्होंने उनको बुला करके बकायदा भोजन कराया और उनको अपने निवास में आमंत्रित भी किया। तो ये एक प्रक्रिया है। और हाँ, ये जरूर एक न्यायिक सवाल उठ सकते हैं कि जो लोग आत्मसमर्पित हुए हैं, क्या उनके सारे पाप मुक्त हो गए?
क्या ऐसे अपराधी लोग जो अभी अदालत से निर्दोष नहीं हो पाए हैं, क्या उन्हें इस तरह की विजिट करानी चाहिए? लोकतंत्र में एक सीमा होती है, एक बॉर्डर होती है कि आप उन्हें कहां तक छूट देंगे। ये उस छूट पर कहीं न कहीं इस तरह की कार्रवाई एक सवाल खड़ा करती है। लेकिन ठीक है, हमने भी देखा था कि जब 1972 में डकैतों का आत्मसमर्पण हुआ तो उनकी परेड विधानसभा में कराई गई थी। उन्हें बताया गया था कि ये तो रास्ता तो 1972 की सरकारों ने भी दिखाया था, और ये आज की जो विष्णुदेव साय सरकार है वो भी उसी रास्ते पर चल रही है। छत्तीसगढ़ का भला ये होगा कि ये सारी प्रक्रियाओं को समझते हुए नक्सली बंदूक छोड़ेंगे और इस मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। टिप्पणी आपकी क्या कहेंगे? अवधेश जी, जो भी संविधान में आस्था व्यक्त करता है उसके लिए लोकतंत्र के मंदिर में स्वागत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात वहां से शुरू करूंगा जहां वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी ने जो बात कही, जो एक वर्ग संघर्ष की स्थिति कहीं न कहीं दिख रही है, जो नक्सल हिंसा से प्रभावित है और जो नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा में पुनर्वास के नीति के तहत जो शामिल हुए हैं, तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि उनको एक सामाजिक स्थिति, उनकी स्वीकार्यता बनाने में वो कैसे उस माहौल में, उस समाज के भीतर रहेंगे, उनका क्या स्थान होगा, उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। मूल बात हमने पहले भी देखा, पहले भी, ये पहली बार नहीं है, पहले भी विधानसभा के भ्रमण में आए, उसके पहले जो नक्सल हिंसा से पीड़ित थे, पीड़ित परिवार जो है प्रधानमंत्री से मिले, देश के गृह मंत्री से मिले, दिल्ली तक गए, और पिछले 6 महीने में कम से कम आधा दर्जन बार जो पुनर्वास योजना के लाभ की मांग को लेके यहाँ मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से मिलने का प्रयास भी किए। हालांकि उसमें कोई बात नहीं हो पाई, मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि उनकी पुनर्वास नीतियों का उनको कितना लाभ मिला। आपको याद होगा बस्तर पंडुम अभी हाल ही में मनाया गया, उसके पहले पिछले साल भी बस्तर पंडुम हुआ था, जहां मंच से देश के गृह मंत्री ने ये घोषणा किया था कि बस्तर के जो भी गांव नक्सल मुक्त होंगे, प्रत्येक गांव को अलग से राशि 1-1 करोड़ दी जाएगी। कितने गांव को दिया गया, देखिए समीक्षा होनी चाहिए। किसी के जख्मों की नुमाइश लगा के आप किसी योजना में अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। जो बातें जो देखिए, हाल ही में आपको पता है कि उत्तर बस्तर और नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हेमचंद मांझी जी, अभी आज का जो सबसे बड़ा अखबार होने का जो दावा किया जाता है उसमें ये बड़ी स्टोरी छपी है। वहां के जो जमीनी हालात हैं, जो युवा हैं वो अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, पंचायत भवन या सड़क किनारे कैंपों में शरण ले रहे हैं। हेमचंद मांझी, पद्मश्री हेमचंद मांझी मुख्यालय में पुलिस के साये में रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है कि वो गांव जा सके, तो व्यवहारिक स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। 21,000 करोड़, देखिए प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर, ये इसमें समन्वय दिख नहीं रहा है। जो 21,000 करोड़ केंद्र जो केंद्रीय बलों की तैनाती का जो मांग रही है वो बजट में प्रावधान नहीं है। ठीक, सुनील जी मैं एक बार जवाब ले लेता। सुनील जी, हर पहलू की समीक्षा होनी चाहिए, विस्तारित चर्चा होनी चाहिए, किसी की जख्मों का नुमाइश या जले पे नमक छिड़कने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र जी ने गंभीर लाइन उठाई है, जवाब दीजिए जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए चंद पंक्तियां हैं, हम लोग बचपन से एक गीत गाते हैं। हरी भरी अपनी धरती पर फूलों का मधुमास है, नई सुबह की नई डगर का नया नया इतिहास है। छत्तीसगढ़ में इतिहास बनने जा रहा है। 31 मार्च 2026 एक नया सवेरा, एक नए इतिहास को लेकर के आने वाला है, और इस इतिहास के बनने के समय में प्रत्येक छत्तीसगढ़िया नागरिक को एक भाषा बोलनी चाहिए। देखिए संकल्प था और संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। जहां पर बारूद की गंध और मांस के लोथड़े होते थे, आज हमने वहां पर देखे शांति की स्थापना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे विजय शर्मा जी, आपने देखा लगातार प्रयासरत, बाइक में जाना, क्षेत्रों में घूमना, लोगों के बीच में बैठना, चीजों को समझना और समझ करके उस दिशा में आगे बढ़ना। तो आज मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का दौर या शक शुबा करने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि आज जब लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जिन हाथों में बंदूकें होती थी, आज वो भारत के संविधान पर आस्था व्यक्त करते हुए संविधान को थाम लिए हैं, तो सबको स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने एक प्रश्न उठाया था उस समय भी, रेड कारपेट किसके लिए बिछा रहे? तो अवधेश जी, आपके चैनल पर ही मैंने कहा था कि रेड कारपेट जो है वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए बिछा रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कि आइए मूल धारा में जुड़िए,
और विकासवादी सोच के साथ बस्तर का नागरिक जो है, बस्तर के प्रत्येक व्यक्ति को विकासवादी सोच के साथ उनकी उन्नति प्रगति के लिए काम करने की आवश्यकता है। देखिए, प्रश्न उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पर मुझे लगता है आज का दौर है, आज के दौर में हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले है, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए पड़ा हुआ समय है। बस्तर में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, हम केवल बंदूक के दम पर नहीं, अब तो उनके मन बदलने का भी समय है। इसलिए तो दिल्ली ले जाया जा रहा है, रायपुर लाया जा रहा है। आप कहते हैं ना कि बंदूक खत्म हो जाएगी, विचारधारा, तो विचारधारा के लिए भी आपको अपनी अच्छाई भी दिखाना पड़ेगा, आपको लोकतंत्र के दर्शन भी कराने पड़ेंगे। इसलिए आज लोकतंत्र के मंदिर में ये सारे हमारे आत्मसमर्पित जो है वो लोग आए थे। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा कि साहब, एक ऐसी समस्या जो दशकों से वो समस्या बन के बस्तर पे, छत्तीसगढ़ के चेहरे पे एक दाग बनी हुई थी, समापन का वक्त है, गाहे बगाहे आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि साहब बड़े नक्सली लीडर खत्म, सारे लोग खत्म, अब कुछ चंद जो बचे हुए, वो अब स्थिति नहीं बचेगी कि बस्तर में कुछ हो, ईश्वर भी ना करे, प्लानिंग भी ऐसी कुछ हो। लेकिन क्या इस मामले को भी सियासत से जोड़ा जाएगा? बीजेपी कह रही है दावे के साथ कि साहब ऐसे समय में तो साथ दीजिए आप सरकारों का। कांग्रेस के लिए कभी भी नक्सलवाद राजनीति का विषय नहीं रहा, किसी के मन में जरा भी संशय न रहे। कांग्रेस हमेशा से हिंसा के खिलाफ रही, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए हमारे नेताओं ने अपनी शहादत दी और नक्सलवाद के खिलाफ हर लड़ाई में सरकार के सुरक्षा बल के जवानों के साथ उनके शौर्य के समर्थन में कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। हमारे लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात किसी के मन में जरा भी संशय न रहे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी नक्सलवाद पर राजनीति करेगी या विरोध करेगी। मूल बात जो है बस्तर के विकास का है, बस्तर में शांति स्थापित हो, निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक चाहता है। उसके बाद क्या, अब तो हमको आगे भी सोचना है अवधेश जी। लेकिन जिस प्रकार की जो बातें आ रही है, एक बार फिर से झलियामार जैसे प्रकरण हो रहे हैं, गंगालूर का प्रकरण आपने देखा, 3-3 हमारी आदिवासी बेटियां जिसमें 2 नाबालिग है गर्भवती हो जाती हैं, एक को गर्भपात के लिए दवा खिला के मार डाला जाता है। तो ये चीजें जो संसाधनों की जो लूट हो रही है, जो पलायन हो रहे हैं बस्तर में, वो भी गंभीर समस्या है। मैंने कहा ना आरोप की बात नहीं है, आरोप की बात नहीं है। जो पुनर्वास नीति है ना, हम तो सरकार से ये जानना, पुनर्वास नीति जो है हमारी सरकार ने बनाया था, उसको आगे बढ़ाए। उसके पहले भी भाजपा की सरकार रही, लेकिन उसका लाभ कितना मिल रहा है उसकी समीक्षा कहां पे होगी? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सवाल तो जायज है, बस्तर के युवाओं का सवाल है। आज बस्तर का युवा नक्सलियों के टारगेट में है। जो तमाम अखबार, ये सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है, उसमें हेडलाइन है कि बस्तर का युवा जो है उनके टारगेट में है। तो ये भी तो गंभीर समस्या है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटता हूँ, मतलब एक बार भी तो टारगेट में है। ठीक है सुनील, बिल्कुल होना चाहिए। तो टारगेट में कौन सा सरकार हाथ में हाथ डाल के बैठी है? उसी भाषा में जवाब दे रहे, जो आ गया नहीं आया, बंदूक लेके आया तो बंदूक की भाषा। हम कहाँ चुप बैठे हुए हैं? राजीव जी का रुक करता, फिर अनिल जी के पास आऊंगा। राजीव जी, सुरेंद्र जी ने एक लाइन कही कि उसके बाद क्या, उसके बाद मतलब 31 मार्च के बाद क्या आपकी लेखनी कहती है, क्या आपका समीक्षा, जब एक बार समझाइए दर्शकों को कि कितना फिक्रमंद होने की जरूरत है सियासतदानों को 31 मार्च के बाद की स्थिति को लेकर। राजीव जी। देखिए उदय जी, जिस तरीके से 4 दशक उस क्षेत्र की बर्बादी को लगे, तो विकास जो है वो रातों रात न तो संभव है और न ही रातों रात जो है किसी प्रकार के कार्य से आपको बदलाव वहां पर जो है दिखाई देने वाला है। लेकिन मैं हाल ही में जगरगुंडा से लौटा हूं और मैं पिछले लगभग जो है 7 सालों में कम से कम मैंने 6 प्रयास किए थे जगरगुंडा जाने के, दोरनापाल की तरफ से, अरनपुर की तरफ से। और जब मैं दोरनापाल से जगरगुंडा के लिए जो मैं जिस प्रयास में सफल हुआ था, उस प्रयास में ऐसा लगा जैसे मैं जान हथेली पर रख करके वहां पर पहुंचा हूं। और अभी हाल में एक जो है मुझे लगता है मुश्किल से 15 दिन पहले जब मैं पहुंचा जगरगुंडा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब पहली बार जब मैं वहां पहुंचा था तो पूरी तरीके से वो कैंप का एरिया था, झोपड़पट्टियों से भरा हुआ क्षेत्र था। वहां पर अन्य क्षेत्रों से आकर के पलायित जो आदिवासी हैं उनको उस कैंप में रखा गया था। चारों ओर से कटीले तारों से उसको प्रोटेक्शन दिया गया था। आपको याद होगा जगरगुंडा में 6 महीने में राशन एक बार पहुंचता था और उसके लिए भी फोर्स लगती थी।
और आज स्थिति यह है कि जो लोग जिस गांव के वहां लौट चुके हैं, आप जगरगुंडा को पहचान नहीं सकते कि वहां पर आज, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य ही नहीं हुआ बल्कि मैं भावुक भी हुआ कि जो जगरगुंडा के वास्तविक निवासी थे वो वापस लौट गए हैं, जो कैंप में रहने वाले थे वे अपने अपने गांव चले गए हैं, सड़कें बनने लगी हैं, स्कूल जिसमें जब मैं पहली बार मैं वहां गया था तो मैंने वहां के फोटोग्राफ्स लिए थे, कभी मैं आपके साथ साझा भी करूंगा, जहां स्कूल तोड़ करके पूरे स्कूल पर नक्सली नारे लिखे हुए थे। आज वो स्कूल फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो गया है, वहां पर कक्षाएं लग रही थी। तो ये जो माहौल है, ये जो बदलाव है, आपको धीरे 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 महसूस होगा, बदलाव होना आरंभ हो गया है ना। तो अब ये जो बात है कि ये स्वाभाविक बात है कि युद्ध और शांति, ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। जैसे जैसे युद्ध के माहौल समाप्त होंगे वैसे वैसे शांति के गीत लिखे जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको अपनी योजनाओं के प्रतिपादन के साथ राजीव जी, आपने बेहद गंभीर बात कही कि साहब युद्ध और शांति एक साथ ही चलेगी, और विकास जो कभी विनाश पे बदल चुका था उसमें जो वक्त लगा, विकास भी थोड़ी सी रफ्तार जब पकड़ेगी। अनिल जी जरा समझाइएगा कि एक पसोपेश है, एक वैक्यूम क्रिएट होगा 31 मार्च के बाद। विजय शर्मा जी उस दिन कह रहे थे कि साहब कुछ दिन बाद फोर्स लौट जाएगी, वो स्थिति आप, क्योंकि कई बार आप बस्तर गए, बस्तर को समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं बस्तर पे, बस्तर के लोग दर्शक कितने आशंकित हो उस समय के लिए, उस वैक्यूम के लिए, और क्या तैयारियां होनी चाहिए, सुझाव क्या है आपका? देखिए, सब कुछ उम्मीद और विश्वास पर है। एक सरकार ने एक डेडलाइन तय की है कि हम 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे। 80% 85% तो काम लगभग हो ही चुका है, कुछ बचा हुआ है, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको कंप्लीट कर लेगी, मुझे लगता है फिर भी यदि टाइम और थोड़ा आगे बढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है देने में। चंबल से डकैत समस्या खत्म हुई ना, पंजाब से आतंकवाद खत्म हुआ ना, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ ना, लेकिन आज भी यदि कश्मीर में 1-2 घटनाएं भी अगर हो जाती हैं तो भी एक वो कलंक की तरह तो है हमारे ऊपर। तो इसका ये नहीं है कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो। ये बहुत ही बड़ा कदम था, बहुत एक ऐतिहासिक फैसला था कि एक डेडलाइन सरकार ने तय की कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, जो देश की सबसे बड़ी आतंकवाद समस्या है आज के दौर में। तो फिर भी, और मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि एक विश्वास बहाली बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो विश्वास ही नहीं होता था नक्सलियों को, सरकारों पर, जाने कितनी बड़ी घटनाएं हो गई, आईएएस का अपहरण कांड हो गया, झीरम घाटी हत्याकांड हो गया, सरकार ने जाने कितनी बार उनको टेबल पे वार्ता पे बुलाया, क्यों नहीं आते थे भाई वो? इसलिए कि विश्वास नहीं बनाया गया। आज की जो विष्णुदेव साय सरकार ने, उसने एक कॉन्फिडेंस का निर्माण किया है, ग्रामीणों से लेकर के नक्सलियों तक में किया है कि नहीं भाई, अगर हम आत्मसमर्पण करेंगे तो हमारा एनकाउंटर नहीं होगा, हमारी लोकतांत्रिक तरीके से बहाली होगी, हमें पुनर्वास कराया जाएगा। और इस पर विश्वास करते हुए आज नक्सलियों ने 85% नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो एक विश्वास बना है, एक विश्वास का निर्माण किया है सरकार ने। और इस तरह के जो फैसले हैं कि विधानसभा में उनको दिखाना, गृह मंत्री के यहाँ ले जाकर उनको भोजन कराना, ये विश्वास जगाया जा रहा है कि आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, इसलिए हाथ से हाथ मिला करके आगे आइए। सुनील जी समझाइएगा, क्यों 1% भी मन में अविश्वास हो, जबकि आप कह रहे कि साहब हम मनोदशा बदल रहे हैं, हम जंग के मैदान में नहीं, हम विचार के मैदान में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अवधेश जी, नक्सल समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, पहला। दूसरा, ये विचारधारा कोई हमारे देश की तो है नहीं, माओ हमारे देश के तो थे नहीं, ये विदेशी विचारधारा थी, और ये बस्तर तक कैसे पहुंच गई और बस्तर इसका सबसे बड़ा गढ़ बन गया, ये बहुत चिंतनीय प्रश्न था। और जब इन बातों पर चर्चा हुई कि नक्सलवाद तो 70% से ज्यादा नक्सलवाद पूरे देश में छत्तीसगढ़ में था, और फिर उसके बाद एक अच्छी नीति बना करके एक नक्सल नीति भी बनाई गई, साथ ही साथ रणनीति भी बनाई गई, और सारी नीतियों को लेकर के मन भी जीतने का प्रयास किया गया, विश्वास भी जीतने का प्रयास किया गया। और लगातार देखिए, सबसे पहले जब विजय शर्मा जी ने बोला कि मैं तो वीडियो कॉल में भी बात करना चाहता हूं, तो बहुत मखौल उड़ाया गया और लोग तरह तरह की बात करने लगे। देखिए, छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ऐसी बातें करता है कि वीडियो कॉल में बात कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिस भी माध्यम से मुझे संपर्क करें। देखिए अवधेश जी, सबसे बड़ी बात विश्वास जीतना जहां से प्रारंभ होता है। और दूसरा, एक बहुत गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास जो लोग करते हैं, मेरा आग्रह है कि नक्सलवाद को समाप्त होने दीजिए, नैरेटिव आप क्या सेट करेंगे उसका क्या ठीक है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड, आप कुछ कहना चाहें? ठीक है सुनील जी, मुझे समाप्त करो। सुरेंद्र जी 10 सेकंड सहयोग करिए।
गृह राज्य सूची का विषय है। पहले दिन से ही ये सरकार जो है संशय में दिख रही है। विजय शर्मा जी ने निश्चित तौर पर नक्सल के क्षेत्र में जो जो बातें उन्होंने कही उनको करने नहीं दिया गया। QR कोड, वीडियो कॉल, कौन सा बात हुआ? पुअर्ती वो गए थे स्वयं, उसके बाद परिणाम क्या हुए? तो गृह राज्य सूची का विषय है, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये दिख रहा है बजट में प्रावधान नहीं। वो बोल रहे हैं कि 21,000 करोड़ केंद्र मांग रहे हैं, फिर ये कैसे होगा? मुख्यमंत्री में, गृह मंत्री का बेहद शुक्रिया। ठीक है, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली से आप जुड़े। कुल मिला के समझिए 31 तारीख को याद रखिए, 31 तारीख को तारीख बनने जा रही है जब आप और हम संभवतः वो सूरज देखेंगे जो नक्सल मुक्त जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।